ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें हरिया अपनी माँ के साथ रहता था। हरिया गरीब होने की वजह से अपनी शिक्षा ग्रहण न कर सका, इसलिए वो अपना जीवन चलाने के लिए लकड़ियाँ काट कर बेचता था। इस काम से उसे उतने ही पैसे मिलते जिससे कि माँ बेटे का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। और एक यही कारण था कि हरिया की अब तक शादी नहीं हुई थी। बेटा हरिया, तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि तुम्हारी शादी कब होगी, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक चांद सी दुल्हन ले आऊँ और फिर मेरे घर में भी बच्चों के हंसने रोने की आवाज़ें आए। लेकिन क्या करें, अपन इतने गरीब हैं, इसलिए कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। जिससे भी तेरी शादी की बात की, वो सभी यही कहते हैं कि हमें गरीब घर में अपनी बेटी नहीं देनी। माँ, मैं भी क्या करूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बच पाते कि मैं अपनी शादी के लिए उन्हें जमा कर सकूँ। ठीक है, चलो माँ, अब मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जा रहा हूँ। फिर हरिया लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। हरिया की माँ इस दुख के कारण बीमार रहने लगी। माँ की ऐसी हालत देखकर हरिया भी अक्सर परेशान रहने लगा। वो जहाँ पहले 10 या 15 रुपए की लकड़ियाँ काट लेता था, अब 2, 5 या 8 रुपए पर आ गया। काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जरा सी लकड़ियाँ काट कर ही उसका मन हिम्मत हार जाता था और वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था। कहाँ तो वो पहले 1.5 मन लकड़ी अकेला ही सिर पर उठाकर ले आता था और अब उसे सिर्फ 10 किलो लकड़ी उठाना भी मुश्किल पड़ता था। जिन लोगों को वो लकड़ी बेचता था, वो लोग अक्सर उससे पूछते, आजकल तुम बहुत ही कम लकड़ियाँ लेकर आते हो। गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है, अब नहीं काटी जाती मुझसे ये लकड़ियाँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया तो एक हिरन नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ पूरी तरह से तड़प रहा था। हरिया दौड़कर जैसे ही उस हिरन के पास पहुंचा, इस हिरन की गर्दन में लंबा सा तीर चुभा हुआ है, जिसकी वजह से हिरन की गर्दन से बहुत सारा खून निकल रहा है। हरिया ने आव देखा न ताव और जल्दी से वो तीर हिरन की गर्दन से निकाल दिया। इसके बाद हरिया ने हिरन के जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। ऐसे करने से हिरन का खून निकलना बंद हो गया। इतनी ही देर में घोड़े पर बैठा हुआ एक शिकारी वहां पर आया, जिसे देखकर वो हिरन जख्मी हालत में ही खड़ा हुआ और तुरंत वहां से भाग निकला। ये देखकर शिकारी को बड़ा ही गुस्सा आया और वो अपने घोड़े से उतरा और उसने हरिया की पिटाई कर दी। अपना गुस्सा निकाल कर वो शिकारी वहां से चला गया। कुछ ही पलों के बाद हिरन का एक पूरा झुंड हरिया की तरफ आया। उसमें से एक हट्टा कट्टा हिरन आगे बढ़कर बोला, भले मानस, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं क्योंकि आपने हमारे राजा की जान बचाई है। अगर आप बुरा ना मानो तो इस उपकार के बदले में हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। हरिया ये देखकर हैरान था कि किस प्रकार ये हिरन मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं। अगर आप हमारी बात मान लोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और भले मानस, आप हैरान मत होइए, इस जंगल में रहने वाले हिरन मनुष्य की बोली बोल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति वन देवता ने हमें दी है। और ये वन देवता का वरदान है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को वन देवता ने दिया था। तभी से इस जंगल के हिरन मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और वन देवता ने हमें दी थी, और वो है उनका खजाना।
वो खजाना एक संदूक में बंद है। उस संदूक को हमने आज तक नहीं खोला क्योंकि हमारे लिए हीरे जवाहरात सब बेकार है। भला हम जंगली जानवरों को खजाने से क्या काम? हमारे राजा वो आपको देना चाहते हैं ताकि आपके उपकार का एहसान चुकाया जा सके। वन देवता का खजाना कहीं मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यह सुनकर हिरन कहने लगा, हमने तो वो संदूक आज तक नहीं खोला। वो जैसा है वैसा ही है, हजारों सालों से बंद पड़ा है। मेरा ख्याल है कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हरिया हिरन की इस बात को सुनकर कुछ संतुष्ट हो गया और सोचने लगा, वैसे भी मैं इस समय जिस तरह की गरीबी की ज़िंदगी से गुजर रहा हूँ, इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ भला। ठीक है, चलो, मुझे वो खजाना स्वीकार है। तो ठीक है, आप हमारे साथ हमारे राजा के पास चलिए। इसके बाद हिरन हरिया को जंगल के बीचों बीच अपने राजा के पास ले गया, जिसकी जान हरिया ने बचाई थी। हे महान मनुष्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। सुनो तुम दोनों, इन महान मनुष्य को अपने साथ जंगल के तालाब के किनारे ले जाओ। फिर दो हिरन हरिया को लेकर आगे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो उसे तालाब के पास लेकर पहुंच गए। हम पानी के अंदर नहीं जा सकते नौजवान। तुम ऐसा करो कि 100 कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए आओ और पूरे जोर से तालाब में छलांग लगा दो। जहाँ तुम गिरोगे वहीं पर खजाने का संदूक पड़ा होगा और तुम गोता मारकर संदूक बाहर निकाल लेना। हरिया ने ठीक वैसा ही किया जैसा हिरन ने उससे कहा था और तालाब से वो संदूक निकालकर बाहर ले आया। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर हरिया हिरन के साथ वापस हिरन राजा के पास आ गया। महान मनुष्य, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपको ये संदूक मिल गया। वन देवता के इस खजाने के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी, और वो ये बात है कि जिस आदमी की नीयत अच्छी होगी वो इस खजाने को दूसरों की भलाई के लिए काम में लेगा तो उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये खजाना किसी मतलबी, कंजूस या मूर्ख आदमी के हाथ लग गया तो उसका पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए इस दौलत पर आप अकेले हक मत जमाना, बल्कि दूसरों की भलाई के काम भी करना। ठीक है हिरन राजा, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा। अब मैं अपने घर चलता हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। फिर हरिया संदूक को लेकर अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर हरिया ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर एक बार तो उसकी माँ कुछ घबरा गई। ना बेटे ना, इस खजाने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या पता इस खजाने को खोल लेने के बाद हम वो शर्तें पूरी ना कर सके जो हिरन राजा ने बताई है। इस संदूक में खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानियाँ बंद है। हम लोग गरीब ही ठीक हैं। हरिया अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो गया और उसने उस संदूक को दूसरे कमरे में रख दिया। मगर रात के समय जब वो सोने के लिए लेटा तो दौलत का लालच उसे तंग करने लगा। घर में आए खजाने का इस्तेमाल ना करना मुझे ये मूर्खता लग रही है। फिर हरिया उठा और चुपचाप से उस संदूक के पास गया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यूं लगा मानो जैसे आसमान गरज रहा हो और जमीन हिल रही हो। मैं इस संदूक को बिल्कुल साफ नीयत से खोल रहा हूँ। मैं कसम लेता हूँ कि संदूक में जो भी खजाना बंद है मैं उसे दूसरे लोगों की भलाई के कामों में खर्च करूँगा। मैं गरीब लोगों को दान करूँगा, उन्हें खाना खिलाऊँगा, कुएं खुदवाऊँगा, दीन दुखियों और बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करूँगा। अगर मैं ऐसा ना कर सकूँ तो जो भी सज़ा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। ये बात दोहराकर उसने संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन उठाने की देर थी कि सारे घर में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। ये देखकर
हरिया के होशो हवास गुम हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि संदूक में ऐसे हीरे मोती जेवर भरे पड़े थे। हरिया इस खजाने को पाकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। अरे वाह वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। माँ ने जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो घबरा कर उठ गई और हरिया के पास गई। हरिया बेटा, क्या बात हो गई? बेटा तुम्हें क्या हुआ? हरिया ने माँ की बात का जवाब देने के बजाय उसके सामने खजाने वाला संदूक का ढक्कन उठा दिया तो माँ भी बहुत खुश हुई। बेटा, अब मुझे तेरी शादी करने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर खजाने में से हरिया ने एक मोती लिया और उसे बेचने के लिए अपने घर से निकल गया। काफी देर चलने के बाद हरिया एक दूसरे नगर में पहुंच गया। सेठ जी, मेरे पास एक मोती है, मैं आपको उसे बेचना चाहता हूँ, तो आप उस मोती की मुझे क्या कीमत दोगे? पहले मुझे मोती दिखाओ, मुझे मोती की परख करने दो। फिर सुनार ने मोती की परख करी। ये तो बहुत ही अच्छे किस्म का मोती है, मैं तुम्हें इस मोती के बदले 5,000 रुपए दे सकता हूँ। 5,000 रुपए की बात सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर वहाँ से चला गया और इस नगर में उसने काफी गरीब लोगों को पैसे दे दिए और बाकी के पैसे से उसने इस राज्य में अपने लिए एक घर खरीद लिया। मुझे अब अपने पुराने गांव में नहीं रहना, ताकि मुझे लोग बिना वजह तंग ना करे। मुझे ये ना पूछे कि कल तक तो तू रोटी रोटी के लिए मोहताज था, आज इतनी सारी दौलत कहाँ से आ गई। इसीलिए मैं आज रात होने पर अपनी माँ को यहाँ ले आऊँगा और बाकी का सारा जीवन यहीं बिताऊंगा। फिर हरिया वापस अपने घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को अच्छी तरह से समझा दिया। फिर रात होने पर माँ और संदूक को लेकर नए नगर में आ गया। नए नगर में अपना नया मकान देखकर उसकी माँ फूली न समाई। अब देखती हूँ कि कौन अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे के साथ नहीं करता। अब तो मैं किसी सेठ के घर ही अपने बेटे की शादी करूंगी। हरिया ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी, तो वो भी बहुत ही खुश था। फिर अगले दिन उसने एक हीरा बेचकर उसमें से आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और बाकी धन से वो अपने घर का सामान खरीद लाया। लोग जगह जगह उसी के बारे में बातें करने लगे। नगर में एक नया सेठ आया है और वो गरीबों को धन बांटता है। रात होते होते इस नगर के सेठ मोहन सिंह तक भी ये बात पहुंच गई। बाहर से कोई बहुत ही दौलतमंद नौजवान यहाँ आया है जो अपने बाप दादा की कमाई यूं उजाड़ रहा है। आदमी की ये बात सुन मोहन सिंह सोचने लगा, अगर ये नौजवान इसी तरह गरीबों में धन बांटता रहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो मुझे कंजूस और धन का लालची समझेंगे। कोई ना कोई तरकीब लगाकर इस नौजवान का दिमाग ठिकाने करना होगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर सेठ मोहन सिंह हरिया के घर की ओर निकल पड़ा। अरे भाई, जरा अकल से काम लो। इस तरह से दौलत लुटाते रहोगे तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिन लोगों की गरीबी मिटाने के लिए तुम ये दौलत लुटा रहे हो, उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी दौलत लुटा रहे हो? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। हरिया सेठ मोहन सिंह की नसीहत मानकर शायद बहक जाता, लेकिन उसे अपनी कसम याद थी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे गरीबों की मदद करके बहुत ही अच्छा लगता है। अगर भगवान ने अपन को देने वाला बनाया है तो इसमें अपन को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हरिया ने सेठ मोहन सिंह की बात को टाल दिया। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। कल जब ये यहाँ नहीं रहेगा
तब मैं इसकी माँ से बात करूँगा। इस तरह सेठ ने दूसरी चाल चलने का फैसला किया। फिर अगले दिन सुबह होने पर सेठ हरिया के घर जाता है। बहन जी, मुझे आपका लड़का बड़ा ही पसंद आया है, इसीलिए मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, बड़ी की तो शादी हो चुकी है और मैं छोटी बेटी का रिश्ता आपके लड़के से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करोगी। हरिया की माँ ये सुनकर खिल उठी। नगर सेठ खुद अपनी बेटी की शादी हरिया के साथ करना चाहता है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ठीक है भाई साहब, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। हरिया उस समय घर पर नहीं था। शाम होने पर जब हरिया अपने घर आया तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। माँ, अपने नगर के सेठ की बेटी के साथ मेरा रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया? अगर अमीर लोग अमीर लोगों से ही शादी करते रहेंगे तो गरीब लोगों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना, सेठ जी की बेटी हमारे घर आकर हमें अपने वचन पर कायम नहीं रहने देगी, क्योंकि उसने कभी दुख देखे ही नहीं है, तो भला उसे गरीबों से क्या हमदर्दी होगी। आपको एक बहू ही तो चाहिए थी, तो आप किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बना लेती, ताकि किसी गरीब का भी भला हो जाता। तेरे कहने से क्या होगा? इस नगर में मेरा कितना नाम होगा कि इस नगर के सेठ की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी हो रही है। और देख बेटा, तू मना मत कर, मेरी एक ही तो इच्छा है, इसलिए वो तू मुझे पूरी कर लेने दे। इस तरह हरिया की माँ ने हरिया को शादी के लिए राजी कर लिया और कुछ ही दिनों में हरिया और सेठ मोहन सिंह की बेटी सीमा की शादी बड़ी ही धूमधाम से करा दी। लेकिन सीमा को सेठ ने अच्छे से समझाकर भेजा था। फिर कुछ दिन बीतने पर हरिया के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाला दान पर सीमा ने ऐतराज करना शुरू कर दिया और उठते बैठते वो हरिया को टोकती रहती। ये आपने क्या काम पकड़ रखा है? कहीं आप पाठशालाएं खुलवा रहे हैं, कहीं गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, कहीं गरीबों को खाना खिला रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि कल आपके भी बच्चे होंगे? फिर आप क्या करेंगे? इसलिए ये सारे काम बंद कर दीजिए और दौलत को बचा कर रखिए। हरिया अपनी पत्नी की ये बात सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और भलाई के कामों में वो दिन रात धन खर्च करता। सेठ मोहनलाल तो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है। वो लोगों की मदद भी नहीं करता और ना ही उन पर एक पैसा भी खर्च करता है। अरे हाँ भाई, हरिया तो अपने लिए एक भगवान के रूप में यहाँ आया है, जो अपन गरीब लोगों की मदद कर रहा है। बात जब ज्यादा ही बढ़ गई तो सेठ ने अपनी बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसे डांटने लगा। तुमने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। तुम्हें पता है गांव वाले मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं कि सेठ मोहन सिंह तो बहुत ही कंजूस है, अपनी दौलत पर सांप की तरह फन फैलाए बैठा है, कभी किसी गरीब लोगों की मदद नहीं करता। अपने पिता की ये परेशानी देखकर सीमा सोचने लगी। घर पहुंचकर आज इस बात को खत्म ही करना पड़ेगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ करती हूँ। अब मैं घर को चलती हूँ। फिर एक दिन हरिया बाजार में हीरा बेचकर धन लेकर आया और घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों में धन को बांटने लगा। अरे मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप ये फालतू का काम बंद कर दो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात कभी घुसती ही नहीं है। सीमा, तुम मुझे इस काम के लिए मत रोको और फालतू में मुझसे लड़ाई मत करो। और वह और तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी वहाँ हरिया की माँ आ गई। हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा इस नगर में, और भी तो अमीर लोग हैं। ये सब गरीब लोग उनके घर क्यों नहीं जाते? हरिया जब अपनी माँ को सीमा की तरफ से बोलते देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। माँ, आप भी सीमा का साथ दे रही हो। आप तो समझती हो ना गरीबी क्या होती है। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला गया। लगता है मेरी ये चाल काम कर गई। अब ये नहीं लुटाएंगे गरीबों में फालतू धन। सीमा ने सोचा कि
चलो वो अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हरिया धन को एक थैली में भरता और अपने घर से दूर ले जाकर गरीबों में बांटता। सीमा ने जब ये देखा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, तो वो अपने पिता के पास गई। बेटा, तू ऐसा कर कि तेरे पति के पास जो खजाने से भरा हुआ संदूक है, तू उसे छिपाकर मेरे पास ले आ। ना तो वो संदूक हरिया के पास रहेगा और ना ही वो गरीबों में धन बांटेगा, बल्कि वो संदूक मेरे खजाने को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं आज रात ही ये काम कर दूंगी। फिर रात होने पर सीमा चुपचाप वो संदूक लेकर अपने पिता के पास चली गई। सेठ उस संदूक को पाकर बड़ा ही खुश हुआ। अब मैं इस नगर तो क्या, इस देश का तो क्या, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे धनवान आदमी बन जाऊंगा। वो हरिया तो मूर्ख था जो इस खजाने से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बांट रहा था। मैं तो इस खजाने में से किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। बेटा, अब तुम जल्दी से वापस अपने घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति को इस बात की भनक हो जाएगी। हाँ ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। यह कहकर सीमा वहाँ से चली गई। फिर सेठ ने उस संदूक को जैसे ही खोला तो उसमें से खजाने के बदले एक सांप बाहर आ गया। सत्यानाश हो ऐसे संदूक का, मुझे नहीं चाहिए ये संदूक। यह कहकर सेठ अपने घर से भाग गया। भागते भागते वो सीधा हरिया के पास गया। हरिया बेटा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना वो सांप मुझे खा जाएगा। फिर सेठ ने सारी बात हरिया को बता दी। सारी बात जानकर हरिया को अपनी पत्नी और ससुर पर बड़ा ही गुस्सा आया। सीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। और माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सीमा जैसी लड़की कभी भी गरीबों की स्थिति को नहीं समझ सकती। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उस संदूक को वापस अपने पास ले आओ। फिर हरिया संदूक लेने के लिए सेठ के यहाँ चला जाता है, लेकिन संदूक में कोई सांप नहीं था। फिर हरिया ने वो संदूक उठाया और उसे वापस अपने घर ले आया। मुझे अब इस संदूक को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी इंसान लालची है। मुझे इस संदूक को वापस उसी जगह रख आना चाहिए जहाँ से मैं इसे लाया था। फिर रात होने पर जब पूरा नगर सो गया तो हरिया संदूक को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल पहुंचकर हरिया ने उसी तालाब में वो संदूक डाल दिया।